हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज से हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फार्मूला और उसका मैग्निफिकेशन, ये सब कुछ हो चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिए। और उसको अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो उसे कंप्लीट कर लीजिए। एक मैंने 50 क्वेश्चंस का 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो भी मैंने डाला है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस तो नॉर्मल हैं, कंसेप्ट बेस हैं, थोड़े से इजी मॉडरेट हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस उसमें अच्छे लेवल के हैं। मतलब आपको थोड़ा अच्छा सोचना होगा। तो पहले इस 50 क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर जब हम लोग रेफ्रैक्शन, लेंसेस, पावर ऑफ लेंसेस, ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो 50 क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेंगे, 100 हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तब मैं फिर बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसमें सारे क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के होंगे और हर वैरायटी के उसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? तो अभी कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए और थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करते हैं। बाकी की क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम टाइम में भी करेंगे। ओके? हालांकि ये 50 क्वेश्चन भी देखा जाए तो एक तरीके से काफी है। ठीक है ना? ये 50 क्वेश्चंस काफी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा और करवाऊंगा एग्जाम के टाइम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब एक नया टॉपिक, ये है रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रेफ्रैक्शन? अभी तक हम लोग एक शब्द जानते थे, डेट इज द रिफ्लेक्शन। अभी तक हम लोग क्या जानते थे? रिफ्लेक्शन। यानी कि हम लोग जो भी पढ़ाई करते थे वो अभी तक हम लोग रिफ्लेक्शन के ऊपर करते थे। ये ई होगा। ठीक है? रिफ्लेक्शन के ऊपर करते थे। और रिफ्लेक्शन का फेनोमिना क्या होता था कि लाइट रेज आती थी, किसी मिरर से टकराती थी और उसी मीडियम में वापस चली जाती थी। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में ही रहता था। मतलब अगर एयर में आपका इंसिडेंट रे है तो एयर में ही रिफ्लेक्टेड रे है। सारा काम सेम मीडियम में होता था और लाइट हमेशा सीधी चलती थी। यहां से टकराई फिर सीधी चलने लगी। ओके? और कुछ रूल्स को फॉलो करती थी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब हम लोग जब रेफ्रैक्शन वाला टॉपिक करते हैं तो रेफ्रैक्शन में थोड़ी सी कहानी चेंजमेंट है। ठीक है? तो यही मैंने यहां पे लिख रखा है कि वी नो डेट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। हम लोग जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। बट इट इज ट्रू व्हेन, लेकिन ये बात सही है कब? जब लाइट ट्रेवल करती है सेम मीडियम में। एक मीडियम में जब ट्रेवल करती है तभी लाइट हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। यानी कि अगर मीडियम चेंज हुआ, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई, अगर लाइट अभी मान के चलिए एयर में जा रही थी, उसके बाद अचानक से वो ग्लास के अंदर चली गई या अचानक से वो पानी के अंदर चली गई, तब वहां पे क्या होगा कि लाइट अब सीधी रे में नहीं चलेगी, अब वहां से थोड़ी सी उसमें चेंजमेंट आएगी। क्या चेंजमेंट आएगी देखते हैं। तो सबसे पहले यह बात समझ लीजिए कि लाइट सीधी रे में तो चलती है, लेकिन जब सेम मीडियम में हो तभी चलती है। अगर मीडियम चेंज हो गया तो लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, अपनी जगह से डेविएट हो जाएगी, अपनी जगह से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेगी। सेम मीडियम बोला जाए या हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट बोला जाए या सेम सब्सटेंस बोला जाए, बात एक ही। ये तीनों पॉइंट एक है। क्वेश्चंस में आपको हो सकता है इन तीनों में से कोई भी वर्ड दे दे। सेम मीडियम का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस सेम है, यानी कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो पूरे सब्सटेंस में थ्रू आउट सेम है। तो वहीं बस कहने का एक अलग तरीका है यार, और कुछ नहीं। तो देखिए, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रेवल करती है, देन लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन। अब वो सीधी नहीं चलेगी, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, यानी कि बेंड हो जाएगी
एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। जैसे देखिए, मान के चलिए ऊपर एयर है और नीचे मान के चलिए ग्लास है, और ये आपकी बाउंड्री है एयर और ग्लास की, ठीक है। नीचे ये जो है सो बहुत बड़ा ग्लास रखा है, ऊपर आपका एयर है। तो ये इंसिडेंट रे आई इंसिडेंट रे, यहां ये इस पॉइंट को हम लोग ओ बोल देते हैं। ये आपका नॉर्मल होता है, ओके। अच्छा, ये वाला हम लोग बात जानते हैं कि यहां पे आई, अगर ये ओपेक सरफेस है मतलब कि पूरा का पूरा सॉलिड है, ओपेक है, तो ये यहां से टकरा के ऐसे चली जाएगी और रिफ्लेक्शन वाला काम होगा। कौन सा काम होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, जिसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अगर ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, तो क्या होगा? लाइट इसके अंदर चली जाएगी। जाहिर सी बात है, लाइट इसके अंदर जाएगी, कुछ पार्ट बाहर जाएगी और मैक्सिमम पार्ट अंदर चली जाएगी। जब अंदर जाएगी तो आपको क्या लगता है, ये इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, मतलब कि सीधी रे ऐसे सीधी चली जाएगी? नहीं, ये अपनी जगह से बेंड हो जाएगी, यानी कि अब अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी और अब यहां से ये कुछ इस तरीके से जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि ये जो पॉइंट है ओ, बाउंड्री, जहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हम लोग इंटर कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होगी। फिर जब इस ग्लास के मीडियम में लाइट आ गई, तब अब ये सीधे चलती जाएगी। अब ये सीधी चलेगी, क्यों? क्योंकि अब ये सब कुछ सेम मीडियम में चल रहा है, तो इसीलिए अब ये सीधी चलेगी। फिर से अगर कोई दूसरा मीडियम आएगा, यहां पे मान के चलिए कोई दूसरा मीडियम आएगा, तो फिर से ये चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक ये ग्लास में रहेगी तब तक सीधी चलती रहेगी, क्योंकि सेम मीडियम में चल रही है। फिर जब ग्लास से फिर से उसको अगर एयर में आना हो या ग्लास से वाटर में जाना हो, तो फिर से उस पॉइंट पे मीडियम 1 और मीडियम 2 का जो पॉइंट होगा, जो बाउंड्री होगा, जैसे यहां एयर और ग्लास के केस में ये पॉइंट ओ है, यहां पे अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो इसीलिए मैंने ये बात लिखा है कि लाइट रे चेंज देयर डायरेक्शन एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम, मतलब दोनों मीडियम के बाउंड्री पे वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, बेंड होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब वो कैसे होती है अभी धीरे धीरे आगे सीखेंगे, लेकिन होती है, इतनी बात हमें मालूम चल गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा। तो वो होगा व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, देन इट डेविएट्स यानी बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट्स हो जाएगी, बेंड्स हो जाएगी। इसी फेनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप खुद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए ना, कि हम लोग जैसे घर पे रहते हैं, तो घर पे हम लोग नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक नॉर्मल सा कपड़ा पहना है, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन और घर पे रहते हैं तो खाना खाने का तरीका भी हमारा बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे मन होता है वैसे हम खा लेते हैं। थाली हाथ में रख के, टेबल पे रख के, चेयर पे बैठ के, जैसे मन होता है वैसे खा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, जहां माहौल अलग है, मतलब वहां पे माहौल अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सूट बूट टाई लगा के तैयार होंगे, पाउडर क्रीम लगाएंगे, सेंट अपने शरीर में लगाएंगे, बालों को अच्छे से सेट करेंगे, दाढ़ी अच्छा बनाएंगे। लड़कियां तो और भी 50 तरीके के श्रृंगार करती हैं। और वहां पे खाने का तरीका भी अलग होगा। वहां पे हम बिल्कुल चबा चबा के अच्छे से मुंह बंद करके खाएंगे और एक प्रॉपर मैनर में खाएंगे। कहने का मतलब है कि माहौल चेंज हो गया, तो वहां पे हमारी जो आदतें हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। वहां पे हमारी जो आदत है वो चेंज हो गई। घर पे हम किसी और तरीके से रहते हैं, खाते हैं, वहां पे किसी और तरीके से हम तैयार होकर गए हैं और किसी और तरीके से खा रहे हैं, किसी और तरीके से बात कर रहे हैं। बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। लोग काफी पोलाइटली हो जाते हैं जब 10 लोगों के सामने होते हैं, तो नए लोगों के सामने। और जब घर पे रहते हैं तो यार ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल गंवार टाइप हो, जो मन में आता है वो बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो।
तो कहने का मतलब यह है कि ये माहौल चेंज होने पे हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। तो सेम वैसे ही जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उस बाउंड्री पे क्या होता है, जब वो इंटर करती है तो उसके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है और वो थोड़ी सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बेंड हो जाती है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट एयर टू ग्लास, और उससे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान के चलिए ग्लास का मैंने स्लैब ले लिया छोटा सा, और ऊपर आपका एयर है और ये आपका ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, यानी कि इसमें लाइट अंदर जा सकती है। तो लाइट अंदर जा सकती है तो लाइट को भेजो। चलो, ये इंसिडेंट रे आया। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ओके, ये आपका नॉर्मल हुआ। ये लाइट रेज अगर ग्लास नहीं होता तो ऐसे चली जाती ना, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया तो ये अपना व्यवहार भी चेंज कर लेगा, अपनी प्रॉपर्टी भी चेंज कर लेगा, और यहां पे इस पॉइंट पे, इस ओ पॉइंट पे यहां से बेंड हो जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल आई बोलते थे और इस एंगल को एंगल आर बोलते थे, याद है? तो यानी एंगल आई जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल आर है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बात समझ में आ गई। जब हम लोग रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट करते थे ये, तो हम लोग वहां क्या पढ़ते थे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा होता है, पढ़ते थे ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे कुछ और नियम चलता है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको यहां पे ये समझा दिया कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, तो अब आगे चलिए। रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि कैमरा, माइक्रोफोन, टेलीस्कोप, ये सब कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फेनोमिना पे ही काम करते हैं, जिसमें ग्लास लेंसेस लगे होते हैं। ये हम लोग आगे अभी डिटेल में जब लेंसेस पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो चीजें हैं ये किस फेनोमिना पे काम करती है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फेनोमिना पे ही काम करती हैं। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इस रिफ्रैक्शन का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा ना, तभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जरा वो सोचते हैं, बात करते हैं। देखिए, जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ओके, ये मीडिया वो वाला नहीं है आज तक और न्यूज और फलाना ठिकाना। मीडिया इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट लाइट की स्पीड होगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात करें तो यह होगा 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर से कम है। देखिए, एयर का 3 × 10⁸ है और इसका क्या है? 2 × इसका क्या है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि वाटर जो है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो यानी कि इसमें लाइट की स्पीड कम हो गई। अब आओ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये 2 × 10⁸ है, वाटर से भी कम हो गया, क्योंकि ग्लास जो है, ग्लास और ज्यादा डेंसिटी का हो गया, वाटर से भी ज्यादा डेंसिटी का हो गया। ठीक है, अगर एयर, वाटर और ग्लास देखा जाए तो ग्लास ज्यादा डेंसिटी का है, तो यानी कि इसमें स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि इसको लाइट को चलने में इसको बाधा ज्यादा आएगी तो स्पीड कम हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है ना,
ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये स्पीड ऑफ लाइट के चेंजमेंट के कारण ही होता है। जैसे हम लोग एयर में हैं, तो एयर में हमारी लाइट रेज आई तो यहां पे स्पीड थी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब चूंकि हम ग्लास के अंदर इंटर कर रहे हैं तो ग्लास के अंदर स्पीड कितनी होगी 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसमें अब लाइट की स्पीड चेंज होने वाली है, इसी कारण से ये अपनी जगह से डेविएट हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो रिफ्रैक्शन का कारण है वो ये है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसीलिए जैसे ही बाउंड्री पे वो दूसरी मीडियम में इंटर करने की कोशिश करता है, अब इस मीडियम में इस लाइट की स्पीड कुछ और होगी तो अब इसके अनुसार उसको चलना होगा, तो इसी कारण से वो थोड़ा सा अपनी जगह से इधर उधर खिसक जाता है। ओके, तो यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि thus when light goes from one medium to another its speed changes, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बात मैंने आपको बता दी। एक बात यहां नोट कर लीजिए जरा, एक बात यहां पे नोट करते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे डिटेल में बात करते हैं। पहले इस बात को समझिए, कह रहा है ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड्स ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। जैसे मान के चलिए ऊपर मीडिया कुछ और है, एयर है, नीचे मीडिया ग्लास है, या एक और मीडिया हम लोग ले लेते हैं कि ऊपर आपका एयर है और नीचे आपका वाटर है। तो कह रहा है कि ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। यानी कि एयर से जब ग्लास में आओगे तो जो बेंडिंग होगी, और एयर से वाटर में जब आओगे इसमें जो बेंडिंग होगी, इन दोनों में अंतर होगा। इन दोनों में क्या होगा, अंतर होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास में लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और वाटर में थोड़ा सा कम होती है, तो इसमें कम बेंड होगा। इसमें क्या होगा, कम बेंड होगा। लेकिन एयर से जब ग्लास में आएंगे तो इसमें ज्यादा बेंड होगा, मतलब अपने पोजीशन से ज्यादा डेविएट होगा। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आगे, उससे पहले ये दो पॉइंट समझ लीजिए। पहला पॉइंट, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम मतलब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएंगे, रेयर मीडियम कौन सा हुआ, जैसे हम एयर से ग्लास के अंदर जा रहे हैं, या हम लोग एयर से वाटर के अंदर जा रहे हैं, यानी कि हम लोग रेयर से डेंसर में जाएंगे तो जो लाइट है ये बेंड्स कर जाएगी नॉर्मल की तरीके, नॉर्मल की तरफ, टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाएगी। जैसे एग्जांपल अब देखिए, मैं फिगर बनाते चलता हूं। ये आपका मान के चलिए बाउंड्री है और ऊपर है एयर और नीचे है वाटर। तो एयर क्या है, रेयर है, रेयरर है। कहने का मतलब ये शायद मैंने रेयरर का स्पेलिंग गलत लिखा है, RAR होता है रेयरर। ओके, और ये आपका डेंसर है, वाटर तो डेंसर होता है, एयर से ज्यादा डेंसिटी वाटर में होती है, जाहिर सी बात है। तो जब लाइट रेज आएगी, लाइट रेज ऐसे गिरेगी, ये आपका नॉर्मल हुआ, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। तब यहां सवाल ये उठता है ना कि डेविएट किधर की तरफ होगी, इस नॉर्मल की तरफ होगी कि नॉर्मल से दूर भागेगी। तो जब भी हम रेयर से डेंसर में जाएंगे, रेयर से डेंसर में जाएंगे तो हम नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। किधर की तरफ आ जाएंगे, नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे, मतलब हम नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल, पहले वाले का ही एक और एग्जांपल। ये मान के चलिए एयर है जो कि रेयर है, और ये आपका ग्लास है जो कि डेंसर है। ओके, ये डेंसर है। तो जब ये लाइट रेज गिरेगी, जब लाइट रेज गिरेगी तो ये आपका नॉर्मल होगा। जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। तो ये
रेयर से डेंसर में जा रही है ना, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जितना बेंड हुई है इससे ज्यादा यहां बेंड होगी, इससे ज्यादा यहां बेंड होगी। क्यों? क्योंकि एयर और वाटर के बीच की जो स्पीड ऑफ लाइट की जो डिफरेंस है वो कम है, और एयर और ग्लास के बीच में जो स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा है। इसका 3 इंटू 10 की पावर 8, इसका होता है 2 इंटू 10 की पावर 8, ये 3 और ये 2.25, तो यानी कि यहां पे सिर्फ 0.75 का अंतर है और यहां पे पूरा 1 का अंतर है। तो यानी कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अगर हम ग्लास से भी ज्यादा डेंसिटी वाला यहां पे रख देंगे तो ये और नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, मतलब कि नॉर्मल की तरफ ये और ज्यादा डेविएट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग वाटर से कम डेंसिटी वाला अगर हम लोग ले लेंगे तो ये और इधर की तरफ चला जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग चला जाएगा। तो यही बात पहला कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट में ज्यादा डिफरेंस है तो उसमें ज्यादा बेंडिंग होगी, और अगर स्पीड ऑफ लाइट में कम डिफरेंस है तो कम बेंडिंग होगी। बात समझ में आई? तो इसीलिए एयर से वाटर जाने पर ज्यादा बेंडिंग हुई और एयर से ग्लास में जाने पर कम बेंडिंग हुई। नहीं, एयर से वाटर पर जाने पे, हाँ ठीक है, एयर से वाटर पे जाने पे नॉर्मल की तरफ कम बेंडिंग हुई, नॉर्मल की तरफ कम बेंडिंग हुई, और एयर से ग्लास में जाने पे नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंडिंग। नॉर्मल की तरफ हम हमेशा किससे बात करेंगे? नॉर्मल से। तो यहां पे टुवार्ड्स नॉर्मल लेस बेंडिंग, और यहां पे टुवार्ड्स नॉर्मल मोर बेंडिंग, ज्यादा बेंड हो गई है। ओके, रीजन भी आपको मालूम चल गया क्यों। अब हम लोग ये दूसरी वाली बात करते हैं। When light rays goes from denser to rarer medium, then it bends away from normal. देखिए, ये है आपका दो मीडियम। ऊपर अब मैं मान लेता हूं कि ऊपर है वाटर और नीचे है एयर। अब वाटर से एयर में लाइट आएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। अब क्या होगा, वाटर जो है सो डेंसर है और एयर जो है सो रेरर है। तो जब हम लोग डेंसर से रेरर में आएंगे तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, नॉर्मल से दूर भागेंगे। ये जो नॉर्मल है ना, इससे हम लोग दूर भागेंगे, यानी कि अब लाइट रेज ऐसे रिफ्रेक्ट होगी, ऐसे ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। क्या बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग वाटर, अब हम लोग ग्लास हैं, ग्लास से अब हम लोग एयर में जाएंगे। ग्लास आपका डेंसर मीडियम है और एयर आपका रेयर मीडियम। तो अब अगर लाइट रेज यहां पे आएगी, ये आपका हो गया नॉर्मल। जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। किधर की तरफ चला जाएगा? नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब ग्लास से एयर में जा रहे हैं, यानी कि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट का ज्यादा डिफरेंस हमें मिलने वाला है, यानी कि ये ज्यादा डेविएट होगा, यानी कि ये ऐसे रिफ्रेक्ट होगा, ये ज्यादा रिफ्रेक्ट होगा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा दूर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास से एयर के बीच का जो स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस है वो ज्यादा है, और ये नॉर्मल से थोड़ा कम ही दूर भागेगा, क्योंकि वाटर से एयर के बीच की जो डिफरेंस है स्पीड ऑफ लाइट की वो थोड़ी सी कम है। क्या बात समझ में आ गई? तो आप यहां भी ये बात लिख सकते हो कि बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल लेस, ये बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल लेस, लेकिन यहां पे जो बेंडिंग हो रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल मोर।
क्लियर बात समझ में आ गई होगी, सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। मैंने ये वाला नोट और ये दोनों पॉइंट को चारों फिगर में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम लिया। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक करते हैं, जो कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हम लोग एक ग्लास स्लैब लेंगे और उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन करेंगे पूरा, यानी कि एक बार एयर से ग्लास में जाएंगे और फिर ग्लास से एयर में जाएंगे और उससे कुछ बातें निकल के आती हैं, उनको जरा पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें निकल के आते हैं। ये फिगर आप लोग स्केल से अगर बनाएंगे अपने कॉपी पे तो और अच्छे से बनेगी। हो सकता है मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाए। ये देखिए, ये है आपका ग्लास, ठीक है, और ऊपर भी एयर है और जाहिर सी बात है नीचे भी एयर है। ठीक, हम लोग एक इंसिडेंट रे भेज रहे हैं। ये हमने इंसिडेंट रे भेजा, ये रहा हमारा इंसिडेंट रे। तो इसको चला कैसे जाना चाहिए था? ऐसे इसको निकल जाना चाहिए था। अगर ग्लास नहीं रहता तो ये लाइट रेज कुछ ऐसे निकल जाती ना। लेकिन चूंकि मीडियम चेंजेज हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। यहां पे क्या गड़बड़ होगा, चलो देखते हैं। अब ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक। तो यहां पे लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि ये आपका एंगल आई है, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि नॉर्मल की तरफ झुकाव हो जाएगा इसका। यानी कि अब लाइट रेज कुछ ऐसे निकल जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से ना जाके लाइट रेज कुछ ऐसे चली जाएगी और यहां तक बिल्कुल सीधी आएगी। यहां तक बिल्कुल क्या आएगी? सीधी आएगी, क्योंकि मीडियम ग्लास कहीं चल रहा है। यहां पे फिर एक हम लोग नॉर्मल बनाते हैं। अच्छा, अब ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये है आपका इंसिडेंट रे। नाम दे देते हैं, ये इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम ओ दे देते हैं, फिर ओ से इस पॉइंट का नाम हम लोग बी दे देते हैं। ओके, और अब जरा बताइए, अब यहां ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है, तो जाना तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा? ये नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो यानी कि अब ये कुछ ऐसे डिविएट हो जाएगा, ये ऐसे डेविएट हो जाएगा। और अब चूंकि एयर में आ गया तो अब यहां पे बिल्कुल अब सीधा चलता जाएगा। यहां पे अब बहुत सारी बातें ध्यान में रखने योग्य है। अब मैं एक एक करके समझाता हूं आपको, सुनिए। यहां पे जरा हमें बताइए इंसिडेंट रे क्या है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है वो है ए से ओ, ये ए से ओ इंसिडेंट रे है। फिर ओ पे चूंकि मीडियम चेंज हुआ तो ये रिफ्रैक्ट हुआ, तो यानी कि ओ बी जो हमारा हुआ, ओ से लेके बी तक, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया ओ से बी तक। फिर बी के पास से मीडियम चेंज हो गया। तो अगर हम लोग ऊपर वाले को कंसीडर ना करते, सिर्फ बी पॉइंट को कंसीडर करते, तो हम लोग कहते ओ बी इंसिडेंट रे है और बी से सी जो है सो रिफ्रैक्टेड रे है। लेकिन चूंकि इस पूरे डायग्राम को हम लोग एक मान के चल रहे हैं और इस पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ओ बी तो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन बी पॉइंट पे आने के बाद जब मीडियम चेंज हुआ तो जो रे निकली बी सी, ये इसको क्या हम लोग फिर से रिफ्रैक्टेड रे बोलें? क्योंकि देखा जाए तो बी पॉइंट पे आने के बाद ये निकली है तो होना तो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए। लेकिन चूंकि पूरे डायग्राम को कंसीडर करते हुए बीसी का एक स्पेशल नाम दिया जाता है और बोला जाता है जो बीसी है इसको इमर्जेंट रे बोला जाता है, इसको इमर्जेंट रे बोला जाता है। देखो, अगर सिर्फ दो मीडियम होता, ऊपर ग्लास होता और नीचे एयर होता, तो
इस वाले रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोल देते और इस वाले रे को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोल देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 बार मीडियम चेंज हो रहा है और 3-3 बार हमें रे मिल रही है, तो पहली वाली रे को इंसिडेंट रे बोलेंगे, दूसरी वाली रे को रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, और ये बीसी रे है इसको हम लोग इमरजेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमरजेंट रे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कुछ कहानी इसमें बाकी है। दूसरी कहानी सुनिए क्या बाकी है। ये जो इमरजेंट रे होगा ये हमेशा पैरेलल होगा इस ओरिजिनल इंसिडेंट रे के। ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे है ना, जो कि सबसे पहला हमने लिया था, तो इसके हमेशा ये पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा। बात समझ में आई? यानी कि इन दोनों के बीच में हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस रहेगी। इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नाम याद रखिएगा। ओरिजिनल रे ये आ रही थी और जब ये रे इमरजेंट रे बन के आई तो इन दोनों, हमेशा ये दोनों पैरेलल रहेंगे और इन दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो फिक्स डिस्टेंस जो आ जाएगी इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? तो यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इमरजेंट रे है, जो इमरजेंट रे है इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल इंसिडेंट रे। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाला, लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाला। अच्छा, अब कितना लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्टेंस क्या होगी, ये सब कुछ आपके सिलेबस में नापने का नहीं है। बस आपको नाम याद रखना है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड ओरिजिनल इंसिडेंट रे। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब का आपका पूरा थ्योरी था, जिसको मैंने आई थिंक अच्छे से आपको समझा दिया होगा। मैं यहां पे एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये दोनों बराबर क्यों हो गए, थोड़ा सा सुनिए। देखिए, जब हम लोग एयर से ग्लास में आए, जब हम लोग एयर से ग्लास में आए, मैं ये बता रहा हूं कि आखिर ये दोनों रे पैरेलल कैसे हो गए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, सुनिए। एयर से जब हम लोग ग्लास में आ गए तो हम लोग जितना नॉर्मल की तरफ बेंड हुए होंगे, जब ग्लास से एयर में गए होंगे उतना ही तो हम लोग नॉर्मल से दूर गए होंगे, क्योंकि एयर से ग्लास के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस ग्लास से एयर के बीच में है। कहने का मतलब समझ में आ गई ना? तो यानी कि जितना हम लोग नॉर्मल की तरफ झुके होंगे यहां पे, उतना ही हम लोग नॉर्मल से दूर भागे होंगे यहां पे। इसीलिए ये दोनों रे पैरेलल आ गई। अगर यहां नीचे एयर नहीं होता, मान के चलिए यहां पे वाटर हो जाता, अगर यहां वाटर हो जाता तो ये दोनों रे पैरेलल नहीं होती। बात समझ में आ गई ना? तो ये इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको याद रहता है कि इमरजेंट रे है तो ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे के हमेशा पैरेलल होता है। नहीं, आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि ऊपर का मीडियम ग्लास और उसके बाद सेम मीडियम हो, मतलब इंसिडेंट रे का और सबसे लास्ट वाले का इमरजेंट रे का मीडियम सेम हो, तभी ये दोनों पैरेलल आएंगे। अगर यहां पे वाटर होता तो नहीं आते। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप लोगों के दिमाग में हो सकता है एक बात चलती हो कि ये सब कुछ होता कैसे है, ये सब कुछ होता कैसे है कि ऊपर से लाइट आई, वहां पे टकराई, बाउंड्री पे टकराई और फिर इधर उधर हो गई। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीजन है? तो देखिए, रीजन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में भी नहीं पूछा जाता है। इक्का दुक्का किताब वाले थोड़ा बहुत लिख देते हैं, मैं अगर समझाऊं तो उसमें आधे घंटे का समय लगभग चला जाएगा, तो इसीलिए मैं यहां नहीं समझाऊंगा। जो स्टूडेंट लाइव क्लास मुझसे करते हैं, अगर उनके मन में इच्छा हो, उनके मन में अगर ये उबाल कर रहा हो, उबाल हो कि नहीं हमें तो जानना ही है वरना रात को नींद नहीं आएगी,
तो आप लोग जब भी क्लास लगे, लाइव क्लास, उसमें पूछ लीजिएगा, मैं इस बात को एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानने को कुछ भी जान सकते हैं। क्लियर? तो मैं उसकी डिटेल थ्योरी आपको नहीं बता रहा। चलिए एक छोटा सा केस और कर लेते हैं कि जब इस ग्लास स्लैब पे, ये आपके एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है, लेकिन इसका जवाब नहीं बताया गया। जब ये ग्लास स्लैब पे हम लोग लाइट को परपेंडिकुलरली डालेंगे तो क्या होगा? इन केस ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, मतलब कि 90 डिग्री पर डालेंगे ग्लास स्लैब पर, तब क्या होगा? अभी तक तो हम लोग रे को ऐसे डाल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इस पे पूरा 90 डिग्री करके डालो, ऐसे इंसिडेंट रे डालो 90 डिग्री करके। तो यहां पे सबसे आश्चर्यजनक बात होती है कि लाइट रेज डेविएट करती ही नहीं है, सीधी निकल जाती है, ठीक है, और यहां भी सीधी निकल जाती है। यानी कि जब भी हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे ग्लास स्लैब पे लाइट रेज, तो वो बेंड नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। ये याद रखिएगा, इसकी थ्योरी भी मैं नहीं समझा रहा, क्योंकि इसकी थ्योरी समझाने के लिए अभी जो पीछे बताया उसकी थ्योरी समझानी होगी, जो कि आपके काम का नहीं है। ये भी आपके काम का उतना नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा ये बात। तो ये चाहें तो ये डायग्राम बना लीजिए और यहां पे लिख भी लीजिए। क्या लिख लीजिए? इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलरली टू द सरफेस of a glass slab, then there is no bending of light. Bending of the ray of light, and it goes straight. ये सीधी निकल जाएगी, स्ट्रेट। तो बात समझ में आ गई? जब भी ये 90 डिग्री गिरेगी तो कहीं बेंड नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। तो इतना आज हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ करके दिखाऊंगा, और एक सेकेंड, तो मैं ये कह रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग क्वाइन को रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कोई चीज पानी के अंदर है तो वो हमें कहां दिखेगा, और भी कई तरीके के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है, तो उस तरीके की चीजें करेंगे। और रिफ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्टिविटी करके जानने की कोशिश करेंगे, और उसी से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आता है, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का कंसेप्ट, वो भी वहां से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कि अपरेंट डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ कितना होगा। आई थिंक 10th लेवल पर तो नहीं है, 12th लेवल पर है, लेकिन हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक खत्म होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मौज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, चलिए बाय, जय हिंद।